आप सभी प्यारे छात्रों को मेरे यूट्यूब चैनल द लेसन क्लासेज आज स्टूडेंट में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम मैथ में क्लास 10 के मैथ में हमने समानांतर श्रेणियाँ ख़त्म किया। समानांतर श्रेणी के बाद नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज है, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो तीन भुजाओं से बना एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से बना एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो आज हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। कहता है कि तीन भुजा या तीन रेखा से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा से बनी एक बंद आकृति को या चित्र को लिखिए, चित्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं यानी ए आप ले लीजिए, ये नहीं कि तीन भुजा जिसका है उसको त्रिभुज कहेंगे तो तीन भुजा तो ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, वो इससे हो जाएगा, एक दो तीन भुजा तो त्रिभुज कहलाएगा। नहीं, तीन भुजा चाहे तीन रेखा के साथ साथ उसके साथ बंद आकृति होना चाहिए। यानी जब तीन भुजा हो तो वह बंद होना चाहिए। तो बंद कब होगा? जब इसको हम बंद करेंगे, तो जैसे ही बंद करेंगे वह त्रिभुज बन जाएगा। यानी ये त्रिभुज बन गया। इसका हम नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजा होता है। त्रिभुज के तीन कोण, एंगल ABC, यानी कोण A, कोण B और कोण C होता है। भुजा कौन कौन होगा? तो एक भुजा आपका AB, एक आपका BC और एक आपका कौन हुआ? AC। ठीक है ना? कौन A, कौन B, कौन C, AB और BC AC क्या है? किसका? भुजा है। ठीक है, ये त्रिभुज था। त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण है, तो त्रिभुज के आंतरिक मतलब अंदर तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब अंदर 180 होगा तो बाहर का कितना होगा? तो एक चीज ये भी पूछता है एग्जाम में कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस चीज को भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है ना? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अंदर का कितना होता है? 180। ये आप नोट कर लेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज की बेसिक जानकारी हमको जरूरी है। अब जो है त्रिभुज का प्रकार दो टाइप से, एक पहला कोण के अनुसार और दूसरा आपका हो जाएगा भुजा के अनुसार। तो पहला जो कोण के अनुसार होगा त्रिभुज, तो पहला को हम कहते हैं फर्स्ट न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को हम ऐसे लिख देते हैं, समझिएगा, त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, भुजा के अनुसार पहला समबाहु त्रिभुज, बाहु माने भुजा, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम जान रहे हैं। त्रिभुज की पहले पूरी हम बेसिक जानकारी ले लेंगे। बिना बेसिक जानकारी के त्रिभुज शुरू मत कीजिए। तो सबसे पहले चीज आपको हम चले, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन रेखाओं से बनी एक बंद चित्र के बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा होते हैं। कोण आपको लिख दिए हैं, कोण आपका हो गया, ये आपका कोण है, ये आपका भुजा है। कोण A, कोण B, कोण C। तो तीनों कोण अंदर का योग कितना होगा? 180, और बाहर का कितना होगा? 360। त्रिभुज के प्रकार दो को, पहला कोण के अनुसार, दूसरा त्रिभुजा के अनुसार।
कोण के अनुसार भी 3 प्रकार, भुजा के अनुसार भी 3 प्रकार, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब आप समझिए समबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण सब बारे में समझेंगे, ये सब किसको कहते हैं, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट को नोट कीजिए। पहला चीज आपको है जो यहाँ पर दिया हुआ है कोण के अनुसार, तो हम कहें न्यून कोण। सबसे पहले कि न्यून कोण त्रिभुज जानने से पहले न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जिसका कोण का मान 0 से 90 के बीच में, यानी कि 0 से ज्यादा 90 से कम। तो कहता है कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो, प्रत्येक मतलब प्रत्येक सभी 90 से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आपका समकोण। देखिए समकोण यानी कि जिसका कोण 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? समकोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 ज्यादा 180 से, तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पर कहता है अधिक कोण, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं। राइटिंग थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बैठ रहा, हम समझ रहे हैं, अच्छा नहीं है लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन खैर मैथ है, मैथ समझिए, मैथ में राइटिंग की जरूरत नहीं है, जहाँ राइटिंग है तो वहाँ राइटिंग करते हैं। यहाँ पर आप समझिए, इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ मेरी आवाज सुन करके। अब भुजा के अनुसार कहता है समबाहु। सम मतलब बराबर, इक्वल। जिस त्रिभुज के सभी भुजा सामान्य हो, सभी भुजा सामान्य हो, समबाहु कहलाएगा, लिख लीजिएगा अपने से। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु, ठीक है। समबाहु का फिगर देना होगा तो दे दीजिएगा इस तरह से, सब बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। जिसका दो भुजा, जिस त्रिभुज का दो भुजा सामान्य हो, यानी कहने का मतलब कि दो भुजा सामान्य रहेगा तो तुम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। ए वाला बराबर है, बराबर नहीं है, समद्विबाहु। अब एक बार विषमबाहु। क्या कहता है विषमबाहु? कि जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में सामान्य नहीं हो, सामान्य न हो, ठीक है। जैसे कहे का मतलब इस तरह से, कोई सामान्य नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि पाई क्या दे रहे हैं, मतलब कि तीनों का वैल्यू एक समान से, तीनों का एक पाई। इसमें दो है, दोनों समान, इसमें तीनों अलग अलग, ये अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो हो गया आपको विषमबाहु। इसी को आप नोट कीजिए, तब आगे पढ़ेंगे हम त्रिभुज में। देखिए कहता है समरूप एवं सर्वांग सम। समरूप एवं सर्वांग सम क्या है? सबसे पहले सुनिए, समरूप जिसका रूप समान हो, जो दिखने में एक दूसरे के समान हो, उसे कहते हैं समरूप। और सर्वांग सम मतलब जिसका समान सामान्य हो, जिसकी भुजा का माप सामान्य हो, उसे सर्वांग सम कहता है। समरूप कहता है कि दो ऐसी आकृति या दो आकृतियां जिनकी आकार सामान्य हो, परंतु उसका माप सामान्य हो चाहे ना हो, लेकिन आकार समान, उसे कहेंगे समरूप। लेकिन सर्वांग सम कहता है कि जिसका आकार समान हो, साथ साथ उसका मान भी समान हो, तो उसे हम कहते हैं सर्वांग सम। चलिए नोट करते हैं समरूप और सर्वांग सम। सबसे पहले समरूप, ताकि दो आकृतियां जिनके आकार सामान्य हो, परंतु सामान्य हो या ना हो,
हो या न हो उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, आएंगे सर्वांग सम में। क्या कहता है कि दो आकृतियां जिनका आकार सामान्य हो तथा मान भी सामान्य हो तो उसे सर्वांग सम यहां देना चाहिए, सॉरी, सर्वांग सम कहते हैं। जो समरूप कहने का मतलब कि जैसा ए दिखने में है वैसा ही ए भी दिखने में रहेगा, मान समान हो या ना हो, सिर्फ आकृति सामान्य हो, उसका देखने में हूबहू सामान्य हो तो उसे हम कहेंगे समरूप। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए जितना इसका मान है उतना इस त्रिभुज का भी मान होना चाहिए। ये 2 ये 3 ये 4, तो ये भी 2 3 और 4 होना चाहिए, तब जाके कहलाएगा सर्वांगसम। इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आकृति समान होनी चाहिए, आकृति का आकार समान होना चाहिए तो ये कहलाएगा समरूप। ठीक है, इसके हम नोट करेंगे। एक चीज और लिख लेंगे कि सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि ये सर्वांगसम है, उसका मान समान है, फिर भी अगर ये समरूप होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर ये समरूप है इसका मान समान नहीं है तो सर्वांगसम नहीं होगा। तो सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं परंतु सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज को नोट कीजिए, तब आगे हम चलेंगे। आइए देखिए, अभी समरूप पढ़े, समरूपता का हम पढ़ेंगे शर्त क्या है समरूपता होने का। समरूपता होने का शर्त, पहला शर्त होना चाहिए कि संगत कोण सामान्य होना चाहिए। संगत कोण सामान्य हो, पहला संगत कोण बराबर हो या समान हो। दूसरा कि उनकी संगत भुजाएं नियत अनुपात में हो, ये आपका उसका शर्त हुआ। यानी कहने का मतलब कि दो अगर ये त्रिभुज हो पी क्यू आर, एक त्रिभुज आपका ए बी सी, अगर कोण P कोण A के बराबर, कोण Q कोण B के बराबर, कोण R कोण C के बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये आपका नियम हुआ। दूसरा कहता है कि इनकी संगत भुजाएं, मतलब कि PQ बटा AB बराबर QR बटा BC बराबर PR बटा AC। अगर इस रूप में हो तो आपकी क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। ये समरूपता का शर्त हुआ। अब समरूपता का कसौटी, समरूपता का कसौटी क्या है। देखिए, फर्स्ट कसौटी समरूपता का आपको क्या है कि दो त्रिभुज, पहला कि दो त्रिभुज के संगत कोण सामान्य हो तो त्रिभुज समरूप होंगे एंगल से।
यानी कि इस सब तीनों एंगल से अगर समान होगा तो उसको हम लिखेंगे एंगल 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 से। दूसरा कहता है कि दो त्रिभुज के संगत भुजा का नियत अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगी साइड 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 से। ठीक है। तीसरा कहता है कि दो त्रिभुज के संगत दो त्रिभुज के दो कोण, दो त्रिभुज में यहाँ पर दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगी। किस नियम से होगा? एंगल एंगल के नियम से होगा। दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। मान लीजिए कि एक कोण सिर्फ यही कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और एक चीज सॉरी हम लिखवाना है, भूल गए आपको, कि समरूप जो होता है, समरूप का चिन्ह इस तरह होता है, उल्टा एस होता है। ठीक है, उल्टा एस, सॉरी इस तरह से लिखिएगा, ये आपका समरूप का सिद्धांत होगा। और सर्वांगसम का जो होगा वो होगा इस तरह से। ठीक है ना, सर्वांगसम का फिगर इस चित्र दीजिएगा, समरूप का ये साइन हुआ। चौथा एक और समझ लीजिए, कहता है कि दो त्रिभुज में एक कोण समान तथा दो भुजाएं नियत अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होगी। कसौटी होगा इसका एस साइड एंगल साइड। देखिए ए से एंगल कोण, ए से साइड एंगल साइड, ए इसका कसौटी था। तो आप कसौटी नोट कर लीजिए और समरूपता का शर्त नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का हम हल कर लेते हैं। आप मुझको पूछेगा कि ए वर्ग है और ए भी वर्ग है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, वर्ग कैसा भी हो, वर्ग ए नहीं कि वर्ग आपका ए ही आपका है, वर्ग दोनों से देखने में समान हो। वर्ग यानी इसकी चार भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो जितने वर्ग होंगे, वर्ग इसको भी कहेंगे, या वर्ग हम इतना बड़ा भी आप बना सकते हैं, ये भी वर्ग है। तो दो वर्ग हैं, क्या दोनों वर्ग समरूप हैं या नहीं है? तो दोनों वर्ग आपस में समरूप हैं, यानी दो वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि एक वर्ग है, इसकी जो भुजा आपस में चारों बराबर है, इसकी भी चारों आपस बराबर, आकृति सेम है। तो सेम आकृति बड़ा रहे छोटा रहे उससे मतलब हमको नहीं है, तो ये आपका वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। कहीं कहीं पूछता है कि दो वृत्त क्या होंगे, तो दो वृत्त भी समरूप होती हैं। वृत्त या इतना बड़ा वृत्त ये आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। दो वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो आयत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज पर यहाँ पर लगेगा रोक कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। लेकिन त्रिभुज के लिए आपको शर्त है, जो आपको शर्त पता है, जैसे आपको एग्जाम या आपको क्वेश्चन देते हैं हम पढ़ाने के लिए, कि आपका क्वेश्चन रहेगा 30 डिग्री 70 और 80 70 और 30 ए बी सी पी क्यू आर। अब इसे समरूप देखना है तो पहला चीज कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल ए
बराबर है एंगल पी के, लिख देंगे। अब एंगल बी बराबर है एंगल आर के, लिख देंगे। एंगल सी बराबर है एंगल क्यू को। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, लिख दिए। कसौटी क्या इसका है, तो एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इसका बराबर है, तो ये समरूप आप बना सकते हैं। इस प्रकार से समरूप का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, समरूप का बना सकते हैं। या आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए, समरूप में एक और दो क्वेश्चन देखना जरूरी है, देख लीजिए। जैसे आपको समरूप के लिए दो ट्रायंगल देते हैं, ठीक है, 2.5, 2 और 3, 5, 4 और 6, ठीक है, दे दीजिए। कहेगा त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ए बी सी पी क्यू और आर, ठीक है ना। तो जो देखते हैं, तो यहां पर आर देखते हैं। समरूप होने के लिए भुजाएं भी नियत अनुपात में होती हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, नोट कर लेते हैं। ए बी सी में ए बी बटा कौन है पी क्यू बराबर कौन है बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, यानी 2.5/5, 3/6 और 2/4। ये सब कटेगा तो 1/2, 1/2 और 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। यानी कहने का मतलब है कि इसकी भुजा का नियत अनुपात क्या है, समान है। अभी हमको रूल लिखवाया था दो चीज का समरूपता के लिए, पहला कि कौन समान होना चाहिए और दूसरा उसकी संगत भुजा का नियत अनुपात समान होना चाहिए। तो संगत भुजा मतलब ए भुजा और ए भुजा की संगत, तो इसका जो नियत अनुपात हो आपस में क्या है, बराबर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, किस नियम से हुआ, साइड साइड से हुआ। तो कसौटी लिख देंगे साइड साइड, ये आपका बन गया। यहां पर दो चीज आपको बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक प्रमेय के बारे में प्रमेय पढ़ेंगे। ये आपका थ्योरी के बाद हम कुछ एग्जांपल, आपका बुक सोल्व नहीं किया है, बुक हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। जब तक कोई छात्र ऐसे भी हैं जो बना सकते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आप बना सकते हैं, बनेगा आपसे। प्रमेय एक हम जान लेते हैं, प्रमेय जानने के बाद, प्रमेय तो ऐसे 3 ठो पढ़ना, लेकिन एक प्रमेय हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रमेय 1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में होगी। ऐसी रेखा खींची जाए कि अन्य दो भुजा जो होंगे वो एक ही अनुपात में होंगे। यानी कहने का मतलब इसका क्या है कि एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी और सी, कहीं एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है। ऐसी रेखा जो दो भुजा को काटते हुए मिलाए, दो भुजाओं को मिलाना हो। माने इस भुजा के समानांतर हम खींचते हैं रेखा, ए खींचे, तो इसका नाम दिए डी और इसका नाम दिए ई। तो क्या देख रहे हैं, खींचना रचना जो की है, एक त्रिभुज बनाया है, इस भुजा के समानांतर ए भुजा के समानांतर बनाया। जब समानांतर बनाया तो ए इसको काटा और इसको, यानी कि अन्य दो भुजा उसको प्रतिच्छेद करके एक रेखा बनाए। यानी दिया हुआ आपको यहां पर है, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि डी ई समानांतर बी सी, समानांतर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समानांतर। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, सिद्ध ए करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। इसके पहले कुछ रचना करते हैं। रचना ये करते हैं कि ए यहाँ से इस चीज को हम यहाँ मिला देते हैं और यहाँ से इसको यहाँ मिला देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए।
ऐसे मिलेगा। और इसका नाम दे देते हैं, एक का एन और एक का एम दे देते हैं नाम, ठीक है ना। इसी को नोट करेंगे, देखेंगे यहाँ से समझेंगे। तो रचना हमने क्या की, सबसे पहले रचना क्या की, ध्यान देखिएगा। बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, जो हम किए वो लिख रहे हैं। यहां पर लिखेंगे कि ई एन लंब ए बी, ए बी पर लंब है, ई एन ए बी पर लंब है, तथा डी एम लंब ए सी है। लंब मतलब कि हम ए 90 डिग्री का एक लंब डाले हैं, ठीक है, खींचा गया। अब क्या करना है हमको, कि इसे प्रूफ करना है, हमको ए लाना है, समरूपता के नियम से ए लाना है। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, देखिएगा त्रिभुज ए डी ई, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर की तरफ जो है ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी प्रकार हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। यानी कहने का मतलब कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो कहा था त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार यानी b गुना h। तो यहां पर 1/2 है, b मान लेते हैं कि AD है, ठीक है, AD माने हैं, AD है, b इस पे लंब डाला गया है, शीर्ष लंब ऊंचाई EN, तो EN लिख देंगे, है आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 b गुना h 1/2। यहां पर हमको क्या मिल रहा है कि AE BD, यहां पर हम करेंगे BD गुना BD, ए वाला और शीर्ष लंब आपका E, 2 हो गया, ठीक है। अब हम ये दोनों निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि तीसरा काम कि पुनः इसी प्रकार पुनः हम क्या करेंगे कि इसी त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर से निकालेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 b गुना h। तो इस पर क्या करते हैं कि 1/2 b को मान लेते हैं AE को, AE हो गया, और लंब हो जाएगा आपका इसमें DM कर लिए। तो इस पट्टी वाला निकालने हैं, तो एक त्रिभुज बनेगा CDE, तो लिखेंगे कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे 1/2 है गुना b गुना h 1/2 CD गुना CD, सॉरी CE हो जाएगा CE गुना DE, CE गुना DE, ठीक है। इतना हम कर दिए। अब क्या करना है हमको कि यहां पर इस दोनों को बटा कर लेते हैं, यहां पर ये दोनों को बटा कर, अब ये दोनों को हम बटा में कर लेते हैं, पहले ये दोनों का। अतः देखिए एक लिखते हैं इस तरह से हम कि एरिया AR मतलब एरिया त्रिभुज ADE बटा AR त्रिभुज BDE बराबर क्या कर रहे हैं, इसका 1/2 गुना AD गुना EM, 1/2 गुना BD गुना EM लिख दिए। 1/2 से 1/2 खत्म, A से A खत्म, यानी क्या मिला इतना बराबर हमको कि AD बटा BD, एक हमको मिल गया। दिखाई दे रहा होगा आपको साइड से अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है आपको, AD बटा BD। अब वही काम हम फिर से करते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE
बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना CE गुना DM। DM से DM कट गया, A से A कट गया, बचा यहाँ पर क्या AE बटा CE। ठीक है, A आ गया। इसके बाद करना क्या है कि A जो आपका जो नीचे का बेस है, तो एक त्रिभुज तो यहाँ से A बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ से A बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सामान्य है। तो लिखेंगे कि अतः चूंकि त्रिभुज BDE इक्वल एरिया इसका एरिया होगा, एरिया इतना का इक्वल एरिया CDE, ये दोनों का आपस में इक्वल है। तो जैसे दोनों का इक्वल है तो भुजा भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी AD बटा BD इक्वल AE बटा CE। देख रहे हैं, हो गया, ये चीज आ गया। फिर हम समझ रहे हैं कि आप ढेर को समझ में नहीं आया होगा, एक बार में ही समझ में नहीं आएगा। आप उसको वीडियो को पुनः दोहरा करके देखिए कहाँ से कैसे सर किए हैं, आपको ही समझ में आएगा। नहीं आएगा फिर से इसको समझा दिया जाएगा। प्रमेय 1, इस तरह प्रमेय 2 अभी और है, 2 प्रमेय और हम नोट करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और आप नोट कीजिएगा कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा दो भुजाओं से प्रतिच्छेद करते हुए, मतलब दो भुजाओं से मिलाई गई एक रेखा खींची जाए, दो भुजाओं से मिलाई गई ऐसी एक रेखा खींची जाए जो इसके समानांतर, तीसरे भुजा के समानांतर हो। दो भुजा को मिलाकर के एक ऐसी रेखा खींची जाए जो तीसरे भुजा के समानांतर हो, तब कहता क्या है यहाँ पर, तो क्या होगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा हो, यानी AD समानांतर BC, तो एक चीज याद रखिएगा, D यहाँ पर होगा जी, DE, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इस फॉर्मूला पर आपको कई एक मैथ बनेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले प्रमेय के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। और अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट के हाँ सर ठीक है, अगला पार्ट भी आना चाहिए इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।